वे हिंदी प्रेमी हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। दुआएं मिल जाएं सबके, बस यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। सुधीजनों के दुआओं के कारण ही अनुष्ठान पूर्णता की ओर गतिमान है। मैं पुनः स्वागत करती हूँ ओमान से लेकर भारत, असम तथा पूर्वोत्तर के सभी हिंदी प्रेमी विद्वज्जन, सुधीजन, शोधार्थी, शिक्षार्थी का। अब मैं रंजिता मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे 2 शब्द बोलकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रागज्योतिष महाविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी शिक्षण कार्यशाला में सभी का स्वागत है। प्रागज्योतिष शब्द का अर्थ ज्योतिष शास्त्र अध्ययन प्रारंभ होने से पूर्व, अर्थात असम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास में प्रागज्योतिषपुर कामरूप नाम से मिलता है। यही कामदेव को पुनर्जीवन मिला था। कामरूप में विश्व विख्यात मां कामाख्या मंदिर यही है। महाभारत में कृष्ण की सहधर्मिणी रुक्मिणी पूर्वोत्तर की है। कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उषा से विवाह किया था। उषा असम कन्या है। भीम पत्नी हिडिंबा घटोत्कच पूर्वोत्तर के है। ह्वेनसांग के विवरण में उल्लेखित भास्कर बर्मन असम के हैं। भगदत्त और उनके उत्तराधिकारियों ने 3000 वर्षों तक शासन किया। जहां एक और मोगलों के अत्याचार से देश त्रस्त था, वहां असम तथा पूर्वोत्तर पूर्ण रूप में स्वतंत्र था। 17 बार युद्ध हुआ और सैनिक यहीं बस गए। केवल गृह कलह के कारण ही अंग्रेज यहाँ आधिपत्य जमा पाए। असम विभिन्न जनजातियों का मिलन क्षेत्र है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्वतीय प्रदेश, विशेषकर अरुणाचल, मेघालय, अगर कोई गया है तो उसे स्विट्जरलैंड भी फीका लगेगा। कोई एक बार देख ले तो विश्व के कृत्रिम पर्यटन स्थल फीका लगेगा। पूर्वोत्तर में हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में प्रागज्योतिष महाविद्यालय हिंदी विभाग का महत्वपूर्ण पदक्षेप रहा है। 1960 में प्रतिष्ठित हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर का प्रथम महाविद्यालय है। आज कोरोना काल में भी हिंदी शिक्षण कार्यशाला प्रशंसनीय पदक्षेप है। आज के वक्ता है डॉक्टर सुनील तिवारी जी। वे हिंदी शिक्षण में मौलिक लेखन संबंधी मार्गदर्शन करेंगे। विषय प्रासंगिक है। भाषा शिक्षण तभी संपूर्ण होगा जब विद्यार्थी बोल, पढ़, समझ और लिख सके। आशा है आज के मार्गदर्शन से विद्यार्थी मौलिक लेखन की ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कम शब्दों में हमें मार्गदर्शन दिया। अब हम मोनालिसा से अनुरोध करेंगे कि मोनालिसा आप हमारे आज के वक्ता का संक्षिप्त परिचय उपस्थित करें। नमस्ते। आज हमारे बीच उपस्थित है सुनील कुमार तिवारी सर। मैं आप सबके सामने उनका संक्षिप्त परिचय करेंगे। आपने एमए हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से और पुनः एमए मास कम्युनिकेशन में गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से किया है।
आप यूजीसी की कनिष्ठ शोधवृत्ति और राष्ट्रीय प्राध्यापक पात्रता परीक्षा 1998 में उत्तीर्ण और इसके तहत आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी पत्रकारिता में एक वर्षीय पीजी सर्टिफिकेट कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से। आपके कृतित्व चले हुए काव्य संग्रह, हिंदी पत्रकारिता का आदिकाल, मीडिया की भाषा और भावबोध, साहित्य दायित्व, जाने माने पत्रकार जो 2 खंड में है, प्रकृति संस्कृति और पर्व, छपे शब्द की छाप, हिंदी स्वरूप और विस्तार, फीचर लेख, दृष्टि और सृष्टि। संपादित समूह है कलकत्ता समाचार संदर्भ कोश, भारत भारतीयता और भारत की, बदलता समाज मनोविज्ञान और भूमंडलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी। आप पिछले 7 वर्षों से सहृदय पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अब तक आपके 350 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। संप्रति हिंदी विभाग शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। सर, आपका आज के अनुष्ठान में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सर, आप प्रारंभ करें। नमस्कार, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूर्वोत्तर के सर्वाधिक प्राचीन हिंदी विभाग के समक्ष अपनी बात करने का मुझे मौका मिला है। सम्माननीय रंजिता मैम, नंदिता मैम, प्राग ज्योतिष कॉलेज के IQAC के सभी सदस्य, प्राचार्य महोदय जो शायद अनुपस्थित हैं, हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापक गण और इस आभासी मंच से जुड़े हुए सभी महिमावान जिज्ञासु प्राध्यापक और छात्रों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सबको अपना नमस्कार अर्पित करता हूं। जैसा कि नंदिता मैम ने कहा कि आज का जो विषय है मौलिक लेखन, वो बहुत ही मौजूद विषय है, बहुत ही प्रासंगिक विषय है। इस अर्थ में भी आप जिस कार्यशाला को पिछले 4 दिनों से लगातार चला रहे थे और जिस समय में हम अभी कोरोना काल में जूझ रहे हैं सारी चुनौतियों से, इन चुनौतियों के बीच जिस सद्भाव से, जिस उत्साह से, जिस विवेक दृष्टि के साथ इस विमर्श को आप आगे बढ़ा रही हैं, आप सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से यह पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने जैसा काम है। हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी की जो लौ जगाने का उद्यम है वो और अधिक प्रशंसनीय है। मैं सचमुच में आप सबके लिए अपना साधुवाद अर्पित करता हूं। विषय की बात हम करें तो मौलिकता और लेखन, इसके 2 बंध हैं। मौलिक लेखन, यह मौलिक जो है वो चुनौतीपूर्ण है, आज के दौर में और अधिक चुनौती उपस्थित कर रहा है। खास करके हमारे जो युवा साथी उपस्थित यहाँ हैं, उनके लिए यह चुनौती और बड़ी हो गई है, क्योंकि समय इस तरह का है, हवा ऐसी बह रही है जो मौलिकता के विपरीत है, मौलिकता को हतोत्साहित कर रही है। जो आज हमारा तकनीकी पक्ष है, जो हमारा आज का जो तकनीक निर्भर जीवन है, वह लगातार हमें नकल की ओर प्रेरित कर रहा है, हमें मौलिकता से दूर ले जाने का यत्न कर रहा है। हम माने या ना माने, बुद्धिमत्ता से हम लगातार बुद्धिहीनता की ओर गतिमान है, लगातार लुढ़कते जाने वाली स्थिति में गतिमान है। और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो है वो तर्कहीन मेधा को विकसित करने में लगी हुई है। हम सब आज दिखावे की दुनिया में मुखौटा पहनकर घूमने की आदत में निष्णात होते पाल बैठे हैं और लगातार हमारा जीवन
वास्तविकताओं से बहुत दूर कटता जा रहा है, हटता जा रहा है। ऐसे दौर में मौलिक लेखन पर बात करना मुझे सचमुच में बहुत ही मौलिक चिंतन की तरह प्रतीत हो रहा है कि आपके विभाग को आपने जो रचनात्मक लेखन शीर्षक नहीं दिया, स्वतंत्र लेखन शीर्षक नहीं दिया, केवल लेखन की पद्धति की चर्चा नहीं की, क्योंकि लेखन तो बहुत तरीके का है। स्लोगन लिखना भी लेखन है, नारा लिखना भी लेखन है, पंचलाइन जो लिखे जा रहे हैं, अखबारों में हेडलाइंस लिखे जा रहे हैं, टीवी पर हेडलाइंस पढ़े जा रहे हैं, फटाफट खबरों का दौर है, पोस्टर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हैंडबिल लिखे जा रहे हैं, मोबाइल फिल्म बनाए जा रहे हैं, वॉल मैगजीन्स निकल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक लिखे जा रहे हैं, पैम्पलेट्स लिखे जा रहे हैं, विज्ञापन लेखन हो रहा है, ब्लॉग लिखा जा रहा है, मोबाइल कमेंट्री हो रही है, तमाम और चीजें हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, यह सब तो है ही। बड़ा गड़बड़ सा मामला है, किसको मौलिक माने, किसको अमौलिक माने, मौलिकता क्या चीज है? प्रश्न तो यही है कि ये मौलिकता है क्या, ये मौलिकता आती कहां से है, क्या इसका कोई फ्रेम है, कोई इसका फॉर्मेट है, कोई इसका फार्मूला है, कहां से मौलिकता ले आए? किसी खेत में उपजती है? बड़े प्रश्न हैं। और क्यों जरूरी है मौलिकता? क्यों इतनी मौलिकता की मुखापेक्षा या अपेक्षा हम क्यों कर रहे हैं? इसका मुखापेक्षी हम क्यों होना चाहते हैं? क्या बिना मौलिकता के काम नहीं चलेगी? प्रश्न पुराना है। राजशेखर ने बहुत पहले यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि मौलिकता और कुछ नहीं है सिवाय प्राक्तन में यानी पूर्व में किंचित नव्यता उत्पन्न कर देना ही मौलिकता है। जो पूर्व में कहा गया है, आप कुछ अनकहा अनसुना नहीं कह सुना रहे हैं, बहुत कुछ है जो कहा जा चुका है, अनकहा शायद ही कुछ बचा है, लेकिन उसको दोहराना मौलिकता नहीं है, वो तो नकल है। और कहा गया है नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब तो हम अकल भी नहीं लगाते, फॉरवर्डेड मैसेज का जमाना है। आपने मुझे भेजा, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया एक बटन दबा के, बस कुछ सेकंड्स में हमारा काम हो गया। हमने मैसेज भेज दिया, हमने संवाद कर लिया, हमने अभिव्यक्ति सक्षमता हासिल कर ली, हम अभिव्यक्ति संपन्न हो गए। नहीं, यह मौलिकता नहीं है, यह नकल से भी नीचे की दर्जे की चीज है, नकल भी नहीं है। वहां भी थोड़ी अकल लगती रही है। यह मुहावरा कोई पुराना मुहावरा है, बड़ा अर्थपूर्ण है। हर मुहावरा जो है अर्थपूर्ण होता है। तो तात्पर्य यह है कि जिस मौलिकता की दरकार है जीवन में, समाज में, राजनीति में, देश में, व्यापार में, चिंतन में, दर्शन में, हर जगह जिस मौलिकता की जरूरत है, उस मौलिकता से दूर हटकर हम विकास के किस स्वप्न को, किस यथार्थ को अर्जित करना चाहते हैं। और लेखन के द्वारा जो जीवन को निर्देश मिलता है, जीवन के स्वप्न को, उसकी कल्पनाओं को हम जब गढ़ते हैं, निर्मित करते हैं, तो यथार्थ मौलिकता से दूर छिटक कर कितना प्रभावी हो सकता है। प्रश्न बहुत मौजू है। तात्पर्य यह है, मैं जब आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ तो सचमुच में कोई हलीमी यानी कि ओढ़ी हुई विनम्रता के साथ नहीं कह रहा हूं। मैं कोई लेखन निष्णात व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ लिखता रहता हूं, अक्सर कुछ गुनने की कोशिश करता हूं, कभी कविताएं निकल आती हैं, उनको सहेज लेता हूं। इसलिए कोई मैं टिप्स नहीं दे सकता। मैंने पत्रकारिता की है वर्षों तक, और बड़ा द्वंद्व रहा है कि पत्रकारिता हड़बड़ी में लिखा गया साहित्य है। एक धारा कहती है कि पत्रकारिता को साहित्य से दूर कर दीजिए, उसकी लगधड़ता यानी उसमें जो रुकावट सी आ जाती है, उसकी त्वरा, उसकी गति में। वो साहित्य वाले जो हैं वो शब्दों की स्फीति में विश्वास रखते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, अतिशयोक्ति वाले होते हैं, इसलिए इनको दूर करो। एक अभियान चला। और शुरुआती दौर का पत्रकारिता का इतिहास देख ले, भारतीय भाषाओं का साहित्यकारों ने पत्रकारिता को की निर्मित की है, और पत्रकारिता ने समाज को, देश को, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को रूपाकार दिया है, उसको गढ़ा है। लेकिन उस पत्रकारिता की आज की जो विधाएं हैं, वो विधाएं अक्सर मौलिकता को मुंह चिढ़ाती हैं, मौलिकता से दूर हटने के लिए प्रेरित भी करती हैं और उसको अपना एक मूल्य भी मानती हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो हड़बड़ी में हैं, और हड़बड़ी में मौलिकता नहीं होती। बहुत पहले व्यास सम्मान मिला था राम स्वरूप चतुर्वेदी को, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, आप लोगों ने वो किताब देखी होगी। मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था
और उन्होंने कहा था कि दिल्ली तो एक मंडी है, यहाँ तो कुछ उपजता नहीं है, यहाँ तो माल बेचे जाते हैं जो दूर खेतों में पैदा होते हैं, इस मंडी में लाकर उस माल को बेचा जाता है। जो रचनात्मकता की जो उन्होंने एक बात कही थी कि जो क्रिएटिविटी है, ये जो मौलिकता है, वो उस दबाव और हड़बड़ी में पैदा नहीं होती। उसके लिए लीजे चाहिए, खाली चाहिए। किसान जानता है एक फसल के बाद वो दूसरे फसल के बीच में थोड़ा गैप दे देता है, थोड़ा अवकाश देता है खेत को, सुस्ताने का नहीं, अपनी उर्वरा को पुनः अर्जित करने का। लगातार आप मशीन नहीं है जो 24 घंटे चलकर प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादित करेंगे। इसलिए मौलिकता मशीनी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उस मौलिकता को हम कहां से अर्जित करें, किस छोर से, क्या और छोर है इसका, किस कोने से, किस अतरे से, कहां से ले आए? क्या बोरवेल की खुदाई की तरह हम नीचे 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 बढ़ते जाएंगे और मौलिकता का सोता फूट पड़ेगा? या मौलिकता कोई बारिश है जो बादलों के छाने के बाद जिसके बरसने की प्रतीक्षा हम करें और फिर वो हमारी पूरी उर्वरता को, हमारी नमी को जो है वो शब्द गर्भित करेगा? कैसी है ये मौलिकता? यह समय तो स्लोगन गढ़ने का है, पंचलाइन गढ़ने का है, जुमले गढ़ने का है, कविता रचने का नहीं है। तो ऐसे समय में जब आप अपील करने वाले विज्ञापनों के दौर में हैं, तो फील करने का और अपील करने का जो फर्क है वही आपको मौलिक लेखन को और मीडिया लेखन को अलगाता है। एक बड़े विचारक हुए हैं F.R. लेविस, उन्होंने विज्ञापन नैतिकता की बात की है। उन्होंने कहा है कि फिल्म, समाचार पत्र, रेडियो, प्रसारण इत्यादि ये सारे तत्व मिलकर एक नैतिकता का निर्माण करते हैं, और यह जो नैतिकता है वह नैतिकता विज्ञापन की नैतिकता है। इस नैतिकता का उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य है सस्ते आस्वाद और तात्कालिक आनंद को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है कि सस्ते आस्वाद और तात्कालिक आनंद के सहारे हम मौलिक लेखन नहीं कर सकते। जॉर्ज स्टाइनर ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपनी रचनाओं का चयन खुद करती है। हर युग की पीढ़ी को यह मौका मिलता है कि वो अपनी रचनाएं चुने, अपनी रचनाओं का चयन करे। प्रश्न यह है कि यह बाजार का दौर है, बाजार को विज्ञापन प्राणवायु देता है। क्या विज्ञापन एक रचना है? कविता और विज्ञापन में कोई साम्यता है क्या? विज्ञापन बाजार का प्राणवायु है, तो क्या एक मौलिक रचना के रूप में हम विज्ञापनों के भीतर से जीवन तत्व को ढूंढ सकते हैं? यह प्रश्न जो है वो केवल प्रश्न पूछने के लिए नहीं है। यह प्रश्न बार बार मुझे सोचने के लिए प्रेरित करता है। अभी कल परसों मैं एक विज्ञापन देख रहा था। आप न भी देखना चाहें तो विज्ञापन आपको देखने के लिए आपको प्रेरित ही नहीं करते, एक तरह से आपका पीछा करते हैं। दिन रात आपके आसपास अवांछित रूप से भी मौजूद हैं। अमूल सफेद मक्खन, जाना पहचाना स्वाद, बचपन की याद, नमक रहित अमूल सफेद मक्खन। आपका पसंदीदा अमूल बटर अब उपलब्ध है बिना नमक वाले अमूल सफेद मक्खन के रूप में भी। फिर उसका अपना विवरण नीचे छोटे छोटे अक्षरों में, वही सफेद मक्खन जिसे खाकर आप शायद बड़े हुए, जिसका मजा आप कई व्यंजनों के साथ उठा सकते हैं, फिर पराठे हो या फिर ब्रेड। आज ले आइए सफेद मक्खन, बचपन की याद को ताजा कीजिए। ये जो बचपन की याद को ताजा करना है, जब आप कविताओं को पढ़ते हैं, जब आप उन गीतों को पढ़ते सुनते हैं कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, शायद गुलजार का लिखा हुआ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तो तात्पर्य ये है कि ये दाद खाज खुजली से ना घबराएं, इश्कू मलहम आज ही ले आए। सफेदी का चमकार, आपने एक नया शब्द चमकार गढ़ा। पेट सफा तो हर रोग दफा, अमूल दूध पीता है इंडिया,
सिर्फ ऊपर से नहीं, जड़ों से करे मजबूत, जड़ों को करे मजबूत। और टचअप नहीं, ट्रिचअप करो, ट्रिचअप शैम्पू तेल। टॉक टू मी, टूथपेस्ट का विज्ञापन आपने देखा है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक का पूरा संदर्भ आपके सामने आ रहा है। वो कविताओं में भी है और आंदोलनों में भी गांधी जी के। दाग अच्छे हैं, मैं अपनी ये कविता रखूंगा, दाग अच्छे हैं विज्ञापन को पढ़कर मैंने कविता लिखी अभी 2 दिन पहले। ठंडा मतलब कोको कोला, शब्दकोश आपके पास है, दो शब्द हैं और उन शब्दों ने आपके पूरे अर्थ को बदल दिया। तो तात्पर्य यह है कि यह लिखना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, मौलिकता क्यों जरूरी है। वागीश शुक्ल की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है, लिखना उस ऋण की अदायगी है। लिखना कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। लिखना, बार बार हमारे पुराने विचारकों ने कहा कि लिखना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अब तो पैसे देकर लिखवाए जा रहे हैं, पैसे देकर ट्रोलिंग हो रही है, नारे गढ़े जा रहे हैं। कुछ नारे मैं आपके सामने रखूंगा। अभी हाल में मुझे शायद कल ही किसी ने एक व्हाट्सएप पर एक भेजा मैसेज, उसमें एक कान का चित्र बना हुआ था, शायद आपके पास भी आया होगा। बड़ी तेज इस दुनिया में लगातार दूरियां कम हो गई हैं, वायरल जिसको हम कहते हैं, पता नहीं कुछ मिनटों में चीजें कहां से कहां पहुंच जाती हैं। ढेर सारे अनर्गल, अवांछित, कुछ कभी कभी बहुत कुछ अश्लील चीजें, बदेश चीजें भी आती हैं। कई बार हम उनको नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, लेकिन भेजा जाता है। उसको भी कोई लिखता ही होगा, चुटकुला भी कोई लिखता ही होगा। कपिल शर्मा के शो में भी लेखक जुड़े हुए हैं, विज्ञापन लिखने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। क्रिएटर पोस्ट पर उनकी नियुक्ति, क्रिएटिव के पोस्ट पर नियुक्ति होती है, वो रचनात्मक लोग हैं। कम से कम शब्दों में आपके पूरे मनोविज्ञान को, आपके पूरे मनोभावों को किस तरीके से छूते हैं, आपको प्रेरित कर देते हैं, ना चाहते हुए भी आप खरीद कर ले आते हैं। बड़ी कला है, लेकिन मौलिक लेखन कला तो नहीं है। तो क्या विज्ञान है? विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि 2+2 4 नहीं होता है विज्ञान में, मैथमेटिक्स में, साहित्य में तो नहीं होता। तो तात्पर्य यह है कि कोई बड़ा भाषा का कोई भी बड़ा साहित्यकार उस जोड़ घटाव से नहीं जुड़ा हुआ है, गुणा भाग से तो कतई नहीं जुड़ा हुआ। आलोचना में थोड़ा गुणा भाग चलता है, किसको उठा दें, किसको गिरा दें, लेकिन जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो जोड़ घटाव से, गुणे भाग से बहुत दूर हैं। वो एक साधना की तरह है, एक जीवंत साधना। तात्पर्य यह है कि वो कान का जो जिक्र मैं कर रहा था, मैं बहुत संक्षेप में, बहुत बड़ा था, मैं आपके सामने रखूं। बहुत मजेदार है, नवीन है, मौलिक है, क्या विवरणात्मक है, बीच बीच में इसमें चुहल भी है, व्यंग भी है। अब तक जो दोहराया गया जाता रहा है उससे कुछ अलग है। भैया हम बोल रहे हैं कान, हमारा नाम है कान। कान को सुनाएं, खुद आनंद लें। भैया हम कान हैं, हम 2 हैं भाई, जुड़वा भाई, लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है कि आज तक हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं कभी। पता नहीं कौन से शाप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेज दिया गया। दुख सिर्फ इतना नहीं है, हमें जिम्मेदारी सुनने की मिली है। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सब हम ही सुनते हैं। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा, चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द हमने सहा है। क्यों भाई? चश्मा का मामला आंखों का है, तो हमें बीच में घसीटने का क्या मतलब क्या है? हम बोलते नहीं तो क्या सुनते भी नहीं? हर जगह बोलने वाले क्यों आगे रहते हैं? हर जगह बोलने वाले क्यों आगे रहते हैं? बचपन में, पढ़ाई में किसी का दिमाग न चले तो मास्टर साहब हमें ही मरोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे विवरण है। और बाद में मास्क की भी जिक्र हुआ कि आखिर कोरोना आया तो मास्क भी हमारे सहारे ही फंसा कर रखा जा रहा है। बचाना नाक और मुंह को है और हमारा सहारा हमें खूंटी बना लिया।
तो तात्पर्य ये है कि इस तरीके से ये जो रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये तो कोई लिखता होगा, नाम नहीं दिया जा रहा है इसमें। अब जो नाम नहीं दिया जाता और हमारे लोक गाथाओं में, हमारी लोक कविताओं में, हमारे यहाँ आपने देखा हर जगह, आपके यहाँ असमिया में जो गीत हैं वो गीत भोजपुरी में भी हैं, मैथिली में भी हैं, वो अवधी में भी हैं। उन गीतों के सर्जक अपना नाम नहीं देते, ऋषि मंत्र लिखते हैं अपना नाम नहीं देते, लेकिन उनके यहाँ जो मौलिकता है, उस मौलिकता के साथ समाज की सहभागिता का जो संदर्भ है, और यहाँ नाम भले नहीं दिया गया है या नाम हटा दिया होगा किसी ने उसको एडिट करके, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो सब कुछ आज हमारे लिए स्वीकार्य होता जा रहा है। ऐसे दौर में जबकि हम लगातार मोबाइल के कारण, सस्ते डेटा के कारण लगातार सस्तेपन को ओढ़ रहे हैं, सब सस्तेपन को बिछा रहे हैं, सरपट फिसलते जा रहे हैं। हमने देखना छोड़ दिया है। देखो मगर ध्यान से, प्रयाग शुक्ल का एक निबंध दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा हुआ था। कई सारे रेस्टोरेंट अब मोबाइल बाहर जमा कराकर आपको कूपन दे रहे हैं कि आप अंदर जाएं, मोबाइल अगर बाहर रखकर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि आप अंदर भी जा रहे हैं तो खाने पर आपका ध्यान नहीं है, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। आप दूसरा प्लेट का ऑर्डर क्या करेंगे, स्वाद का पता ही नहीं है। बच्चे टीवी देखते हुए खाते हैं, पता ही नहीं कितना खा लिया, और यह भी नहीं पता कि खाने में मम्मी ने बनाया क्या, अच्छा आलू का पराठा था, चटनी थी, पता ही नहीं है। पेट में डाले जा रहे हैं, पेट में डाले जा रहे हैं। इसीलिए हम कुछ लोगों ने मुहिम छेड़ी कि टीवी जो है वो हमारी रचनात्मकता को खा रहा है। मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ कहूंगा, टिप्स तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूं, हमें पत्रकारिता में पढ़ाया गया था कि मछली पकड़ने के लिए आपको हम एक किताब दे दें और बताएं कि मछली इस तरह से पकड़ते हैं, और आटे की गोली जब आप उसमें लगाकर बंसी डालेंगे और उसके बाद जैसे ही हलचल होगी और आप यूं उसी समय खींचना है। इस सारी प्रक्रिया और प्रविधि पर जब तक आपका ध्यान होगा तब तक मछली चारा खाकर चली जा चुकी रहेगी। वो एक क्षण है जिस क्षण में आपको जो है वो ऊपर करना है। बिना उसको पढ़े हुए उस किताब को मछली आराम से पकड़ी जाती है। मैं तेजपुर विश्वविद्यालय में 2-3 बार आया हूं। अरुणाचल विश्वविद्यालय में भी मुझे पिछले दफा बुलाया गया था। मैंने देखा यूरोप की यात्राओं में, पूर्वोत्तर की यात्राओं में, जैसा कहा गया कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। सचमुच में जो सौंदर्य, प्रकृति का जो साहचर्य, जो जीवन का उल्लास और उत्साह, जो नैसर्गिकता वहां है, यह आपके लिए मौलिक लेखन के लिए प्रेरणा भूमि है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। वहां राम के चरित्र के बारे में कहा गया है। मैं तो उस पूर्वोत्तर के सौंदर्य को लेकर कह रहा हूं कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मौलिकता वहां, प्रकृति मौलिक है। प्रकृति मौलिक क्यों है? क्योंकि उसका श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते। प्रसाद की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, पर वो अपने निर्मोह को, अपने केचुल को लगातार छोड़ती रहती है। वो पुरानी चीज को पकड़ कर नहीं रखती, हमारी तरह मोह नहीं है उसको। इसलिए वो सौंदर्य की परिभाषा ही है कि जो क्षण क्षण नवीनता की ओर अग्रसर हो, जो हर क्षण नया लगे। तो तात्पर्य यह है कि हम उस 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद फिर एक वायरल वही चीजें आती है, फिर दोहराई जाती है। कभी चौड़ी मोहरी वाला पजामा पहनते हैं, कभी चुस्त पजामा पहनते हैं। ये फैशन की तरह रिपीट होना मौलिकता नहीं है। दोहराव और मौलिकता दोनों साथ नहीं चल सकती। तो मौलिकता और उसके लेखन के बारे में कुछ नारों की बात मैं कर लूं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आज ही के अखबार में बिहार में चुनाव होना है और बिहार के चुनाव को लेकर कुछ नारे गढ़े गए, बड़े सुंदर सुंदर नारे बनाए गए। अब यह देखो तो क्या हुआ। नारा, मास्क पर लिखा हुआ नारा है। और आप सब जानते हैं कि
आपदा को किस तरह से अवसर में बदलने, इसका नकारात्मक पक्ष भी है और सकारात्मक पक्ष भी है। मास्क मुफ्त वितरित किए जा रहे हैं और इसलिए क्योंकि दूसरी पार्टी का वायरस वोटर के अंदर प्रवेश न कर सके। कोरोना वाले मास्क अब चुनावी हो गए हैं, इसी शीर्षक से आज वो खबर छपी है। रघुवीर सहाय ने कभी कहा था कि खबर लिखना और कविता लिखना दोनों एक ही तरह का कर्म है, बहुत ही रचनात्मक। लेकिन आज खबरें, मशीन खबरें लिख रही हैं, रोबोट खबरें पढ़ रहे हैं। अभी पीछे 4-5 दिन पहले अखबार में आया कि अब कविता लिखना भी रोबोट के बस की बात है और ये प्रयोग करके सफल कर दिया गया। ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे शब्दकोशों को इस तरीके से उसके साथ जोड़ दिया गया है। और वो चैलेंज ये है कि आने वाले दौर में हमारे दिमाग के साथ उसका होड़ है। अभी तक कहा जाता था कि वो कविता नहीं लिख सकता, मानवीय रुचि के समाचार नहीं लिख सकता, वो खेल की खबरें रोबोट लिख रहा था, बाजार की खबरें लिख रहा था, उसकी शब्दावली फिक्स थी, सोना टूटा चांदी उछली जीरा भड़का, उसको पता था। हमसे जल्दी लिख रहा था, हमसे कम समय में लिख रहा था, अखबार में कम जगह घेर रहा था, बड़ी सटीक, बहुत ही चुस्त लेखन था उसका, लेखन है उसका। लेकिन अब तक था कि लेकिन अब कविता भी लिख रहा है, वो उपन्यास भी लिख रहा है, कहानियां गढ़ रहा है। अब क्या करें हम? अब अपनी उस क्रिएटिविटी और मौलिकता को अब हम जो पहले से ही मुहाने पर खड़ा है, किनारे उसका एक हाशिए पर उसकी दशा है, वहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अब केवल सहयोग नहीं करेगा, वो आपके लिए सोचेगा आपके बदले। अब केवल कार ही नहीं चलाएगा, आपकी रास्ता ही तय नहीं करेगा कि सबसे शॉर्टकट में और सबसे कम जाम वाले रास्ते को चुन लें। वो आप क्या सुनना चाहते हैं ये नहीं सुनाएगा, अब वो रच कर सुनाएगा आपको, माँ की लोरियों की तरह। माँ की लोरियों का क्या होगा? बड़े प्रश्न हैं जो हमें उद्वेलित करते हैं, लेकिन पहले नारों की बात कर ली जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, रामविलास जी लोजपा के। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। यह लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसमें जदयू का नारा था, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की, नीतीश के काम, नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास और विकसित बिहार, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। निर्भरता किसके साथ है? नीतीश जी के साथ, भाजपा की। लेकिन भाजपा तैयार है, आत्मनिर्भर बिहार। लौटेगा बिहार का सम्मान जब थामेंगे तेजस्वी कमान, लालू जी की पार्टी राजद। जहां विद्रोह हो रहा, लगातार नेता, बड़े बड़े नेता, पुराने नेता इस्तीफा दे रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र का हाल, भ्रष्ट सरकार ने किया बेहाल। शब्द तो यहां भी है, भाषा तो यहां भी है, मेहनत यहां भी की गई है, क्रिएटिविटी यहां भी है। बंद पड़े उद्योग चलाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, बोले बिहार, बदले सरकार, कांग्रेस कह रही है। अच्छे दिन आने वाले थे, ये लिखा है किसी ने। और कैंपस में छात्र नारे लगा रहे थे कि बुरे दिन हमें वापस कर दो। तो ये जो नारे गढ़ने का काम है और जो कविता लिखने का काम है, यह विज्ञापन रचने का जो काम है, 4-4, 3-3 शब्द, 2-2 शब्द के साथ लाखों रुपए का पैकेज है। हिंदी का विद्यार्थी सोचता है कि हम क्या करें। ममता कालिया ने एक लेख लिखा, उसमें लिखा कि जब आपके बच्चे कविता कहानी पढ़ रहे हो तो आप मना न करें। आज का अभिभावक ये कहता है क्यों वक्त खराब कर रहे हो, कुछ कर लो भाई, मैथ्स बना लो, कुछ किताबें पढ़ लो, ये क्या पढ़ रहे हो। हम लोगों के जमाने में उपन्यास पढ़ना होता था तो पाठ्य पुस्तकों के बीच में छुपाकर पढ़ते थे। हमारे जमाने में कोई घर ऐसा नहीं था हमारे शहर में, सासाराम में, और आपके शहरों की भी हालात इससे अलग नहीं होगी कि आप ये कह सकें किसी से कि फिल्म देख रहा हूं मैं, या फिल्म देखने गया था। क्या कर रहे हो बेटा? तो फिल्म देख रहा हूं। आज की पीढ़ी ये कह सकती है कि अभी मैं एक फिल्म देख रहा हूं, और ये फिल्म देखना जो है वो आज एक उपन्यास पढ़ने की तरह का काम है। और वो उपन्यास भी कोई जैसे कि छुपा कर नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी कहानी पढ़कर वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वहां से कुछ सीख रहे हैं, जो मनोरंजन हो रहा है। हमारे यहाँ बार बार ये कहा गया कि जो मनोरंजन का साहित्य है, लुगदी साहित्य, जिसके पाठक हैं लेकिन वो मौलिक नहीं माना गया।
उसको साहित्यिक नहीं माना गया, किसी इतिहास में उसकी जगह नहीं है। जो मौलिक होगा वो गंभीर होगा, जो मौलिक लेखन है वो गंभीर लेखन होगा। किसी ने पूछा कि यह नारे और विज्ञापन हम कैसे लिखें, उसके लिए कोर्स कराया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में विभाग खुले हुए हैं। ये जो बड़े बड़े IIM करके लोग वहां बैठे हैं और बजाबते नारा गढ़ने के लिए और अखबारों में पंचलाइन बनाने के लिए अलग अलग विभाग खुल गए हैं। अब तो हेडलाइंस भी पंचलाइंस की तरह बनाए जा रहे हैं। अनुवाद करते हुए अनुप्रास को किस तरीके से आप देखेंगे, आप इंडिया टुडे का हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित संस्करणों को खरीद कर देखें कि किस तरीके से फिर से अनुप्रास युग वापस आया है और वो हर भाषा में हो रहा है। तो तात्पर्य यह है कि ये सारी चीजें क्या अभ्यास से अर्जित की जाती हैं। मौलिकता क्या है, मौलिक लेखन किधर से आएगा, कैसे हमारे करीब हम उसके होंगे, वो हमारे करीब होगा। हमारी जो जिंदगी है दरअसल वो पूरे माप तौल में फिक्स है। हम माप में अपनी सार्थकता को माप रहे हैं। हमारे उठने का समय, जगने का समय, हमारे व्यायाम का समय, हमारे टीवी का समय, यह जो रूटीन लाइफ हमारी जो है वो मौलिकता उस रूटीन लाइफ में कहीं है ही नहीं। वो अपनी जगह तलाशती है, हम उसको जगह देते हैं और वो अपनी जगह तलाश पाती है। तो कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये जो मौलिक लेखन है वह मौलिक लेखन और प्रतिभा से उसका क्या रिश्ता है, अभ्यास से उसका क्या रिश्ता है। मनोरंजन और मौलिकता, यानी कि माना गया कि जो मनोरंजन परक होगा वो मौलिक नहीं हो सकता है। यानी मौलिक लेखन बनाम, हाँ, शब्दों का जो दुरुपयोग हो रहा है इसलिए मौलिकता पिछड़ती जा रही है। लेकिन मैं एक और प्रश्न आपके सब सामने रखता हूं कि आपके पास जो है वो बहुत ही खनकते हुए शब्द हैं, आपके पास बहुत अच्छी अभिव्यक्ति शैली है, आपके पास भाषा के उन्नत संस्कार हैं, आप शब्द संस्कृति के उसके रूपाकार को, उसके सौंदर्य को आप भली भांति उससे परिचित हैं, आप गढ़ना जानते हैं। क्या आप मौलिक लिख सकते हैं? क्या शब्द ही लेखन के लिए पर्याप्त तत्व है? क्या आपके पास बहुत चमकदार अभिव्यक्ति है तो मौलिक लेखन संभव है? यही प्रश्न है कि क्या केवल भाषिक उपादान के सहारे मौलिक लेखन किया जा सकता है क्या? ये ठीक है कि नारों में अपव्यय हो रहा है शब्दों का, ये ठीक है कि ट्रोलिंग हो रही है और वो ठीक नहीं है, लेकिन मौलिक लेखन जो जब देकार्ते ने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, दिक्कत क्या आई है? बाजार कह रहा है, राजनीति कह रही है कि सोचो मत, खरीद डालो बिना सोचे, सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपसे ना कि देखो मगर ध्यान से, किसी प्रदर्शनी में आप जाते हैं, आप चित्र की प्रदर्शनी में जा रहे हैं, आप किसी कला दीर्घा में जा रहे हैं, आप संग्रहालयों में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, स्क्रीन से निगाह हटेगी तब तो पर्यवेक्षण होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। पेड़ की पत्तियां गिरने की आवाज नहीं होगी, लेकिन उस गिरते हुई पत्ती को देखकर तो कविता निकलेगी। ब्रह्मपुत्र की लहरों को आप देखेंगे तो सही, किसको फुर्सत है उन लहरों को देखने की? मौलिक लेखन आए तो कहां से आए? हम अपने प्रकृति से, अपने परिवेश से कितना अधिक कट गए हैं। हमने कब बारिश को देखा, कब भीगे, कब आसमान को निहारने का फुर्सत हमारे पास है? तारों को देखा, देखिए कितनी रात बीत गई, सपने कहां याद आते हैं? हम हमारे कान में जो लगातार आपने लगा रखा है, हम बाहर की ध्वनियों को सुन कहां पा रहे हैं? हमारी जो कर्णेंद्रियां हैं वो लगातार जो है उसकी कोशिकाएं सिकुड़ती जा रही हैं, अंदर तंतुओं पर असर पड़ा है उस शोर का, और लगातार एक ही तरह की ध्वनि से भीतर की जो संवेदना वाली स्थिति, हमारी करुणा, आपने कहा कि हमारी करुणा बची रहे, हमारी करुणा बचेगी तभी तो। क्या पत्थर पर दूध उबालने की तकनीक आई है? क्या आटे को आप जो है वो सूखा रखकर रोटी बना सकते हैं? चांद पर आप जा सकते हैं, मंगलयान आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप आटे से रोटी नहीं बना सकते जब तक कि पानी या किसी द्रव से उसको गीला नहीं करेंगे, उसको गूंथेंगे नहीं। कविता, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, संकट में है रेखा चित्र, नहीं लिखा जा रहा है बहुत कुछ।
संस्मरण तो कुछ आ रहे हैं, रिपोर्टाज भी संकट में है, अच्छे रिपोर्टाज नहीं आ रहे हैं। हाँ, ब्लॉगिंग ने अच्छा काम किया है। आप ब्लॉग लिखें, एक दिन में तो नहीं लिख लेंगे ना, लगातार लिखना होगा और लिखने से अधिक पढ़ना होगा। 10 पेज पढ़ें तो 1 पेज लिखें, तभी तो हम कुछ लिखेंगे, तो कुछ मौलिक होगा। मौलिकता आत्मविश्वास भी देती है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, निराला ने यूं ही नहीं कहा। अगर वो नारे और जुमले लिखे होते, विज्ञापन लिखते रहते, तो ऐसा नहीं करते। तो मैंने कहा कि हमारी जो रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा अलग हटकर ही हम मौलिकता को ढूंढ सकते हैं। मौलिक लेखन अलीकी जीवन को दर्शाता है। लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। शायर, कवि, सिंह और सपूत। आपने देखा ना, कई बिजनेस आइकॉन जो बन गए, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपने पारिवारिक विरासत की को परे करके अलग तरीके से, इनोवेटिव ढंग से नया काम किया। वो उनकी पारंपरिक पीढ़ी नहीं बनी, वो पीढ़ी नई पीढ़ी। उसने सोचा कि नहीं, हमारा जो पारिवारिक व्यवसाय उससे अलग कुछ करते हैं, कुछ मौलिक किया, कुछ अलग, कुछ रिस्क लिया। तो मौलिकता कई बार प्रेरणा से तो आती है कि भैया गे की शेखर है तो उस पर इसका प्रभाव है, रेणु की रचना है तो उस पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। मैंने कविता लिखी, कोई दूसरा नहीं। अब ये कुंवर नारायण की कविता का एक प्रभाव है उसके ऊपर, इस संग्रह का ही नाम है कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं था कोई, बस तुम थी, तुम हो, तुम ही रहोगी। यह विश्वास रहेगा, हर सांसों में पसरा यादों का आकाश रहेगा, जिसमें एक इंद्रधनुष की तरह छाई होगी तुम। नीचे रेत के पन्नों पर उंगलियों के जादू से एक दिली तमन्ना, एक इबारत, जब मैं लिख रहा होऊंगा तुम पास आकर चिकोटी काटोगी धीरे से, मैं चौंक कर चुपचाप तुम्हारे साथ हो लूंगा, इस भरोसे के साथ कि कोई दूसरा नहीं, अभी ही नहीं, कभी नहीं था कोई, बस तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। यह विश्वास रहेगा, हर सांसों में पसरा यादों का आकाश रहेगा। तो तात्पर्य यह है कि अब ये कविता तो वहां से चली, अखबार की एक हेडलाइंस को आपने पढ़ा और एक कविता आपके भीतर आई, एक शीर्षक आपने देखा, तो प्रेरणा तो मिलेगी कहीं ना कहीं से, लेकिन उस प्रेरणा को आप अपने पुरुषार्थ के सहारे आगे लेकर बढ़ेंगे। तो मौलिकता बनाम अभ्यास, मौलिकता और लीजर का संबंध, जैसे खेत को किसान छोड़ देता है। मौलिकता, प्रेरणा और पुरुषार्थ क्या है? मनोरंजन और मौलिकता के बीच में क्या संबंध है? मौलिक लेखन और उसकी और प्रतिभा का कोई संबंध बनता है कि नहीं? मनोरंजन को आप ध्यान में रखें तो मनोहर श्याम जोशी को आप देखें, व्यंग्य को आप ध्यान में रखें तो शरद जोशी को आप देखें, जो रोज लिख रहे हैं लेकिन दोहरा नहीं रहे अपने को। रोज प्रतिदिन नाम से उनका कॉलम आ रहा था। हरशंकर परशाई को देखकर लगता है, बाल मुकुंद गुप्त को देखकर लगता है कि अरे बाप रे, ये जो प्रतिभा है। भारतेंदु को देखें आप, ये जो प्रतिभा है वो क्या जन्मजात होती है। यह मौलिकता जो है वो एक लगता है जैसे लगातार समाज में गहरे बैठकर मौलिकता लाई जा सकती है। निश्चित रूप से आप समाज की पूरा का पूरा साहित्य का मामला ही समाज के साथ जुड़ाव का ही मामला है, लेकिन यह मौलिकता जो है वो आपके ऊपर इस कदर हावी ना हो जाए कि आपको लगे कि नहीं सब कुछ कूड़ा कचरा है, तो मौलिक उत्पादक मैं ही हूं। वो विनम्रता भी उसमें रहनी चाहिए कि नहीं मैं कुछ नया करूं, ये प्रयास भी है, लेकिन केवल जो है वो एक अभिमान नहीं है कि नहीं मैं मौलिक लेखन कर रहा हूं तो मैं ही मौलिक हूं और दूसरे लेखन से मौलिकता नदारत है। तो तात्पर्य यह है कि हमारे पास प्रेमचंद की विरासत है, हमारे पास रेणु की विरासत है, अज्ञेय की विरासत है, मुक्तिबोध की विरासत है। आपके यहाँ तमाम असमिया के बड़े बड़े रचनाकार हैं जो क्लासिकल लिख रहे हैं। समय जिनकी रचनाओं को कल अखबार में पढ़ा कि फलाने का अचानक वो पहले दूसरे पोजीशन से छठे पोजीशन पे चले गए। क्या ऐसा होगा क्या कि कभी एक दिन खबर आए कि रेणु की रचना जो है वो अब नहीं पढ़ी जा रही, वो खिसक कर नीचे चले गए? माँ मेरी कहा करती हैं कि राग रसोई पागड़ी कबो कबो बन जाए। ये जो राग है, जो धुन है, जो रसोई है, आज तो YouTube का जमाना है, रोज आप कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं देख देख कर और बनाकर डाल भी रहे हैं। ये जो पगड़ी है बनी बनाई आ रही है,
आप लगा लें उस पगड़ी को, साफे को, लेकिन जब आप उसको खुद बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि रोज वो यांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि रोज वैसा ही बन जाएगा। हम लोग स्कूल जाते समय टाई बांधते थे, किस दिन टाई अच्छी बन जाती थी, किस दिन अच्छी नहीं भी बनती थी, उसका नॉट अच्छा नहीं बन पाता था। तो ये जो मौलिक लेखन है वो रोज का नहीं है फार्मूला कि इतना नमक और इतना चीनी और इतना मिला देंगे और शिकंजी आपकी तैयार हो जाएगी, उतनी मीठी हो जाएगी। प्रेमचंद की हर कहानी जो है, दिलीप सिंह जी ने अच्छा लिखा कि 100 पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 100 भी क्यों, कई बार 50 में भी काम चलेगा, कई बार 200 में भी काम नहीं चलेगा। एक रचना 50 साल तक, भीष्म साहनी जब उस दंगे को देख रहे थे, भारत पाकिस्तान के विभाजन को, रेवाड़ी के दंगों को देखा, 30 साल का गैप है। तमस यूं ही नहीं लिख दिया कि आज देखा और कल लिख दिया। उस विभाजन को उन्होंने खुद भोगा, फिर वो और उनके भाई रेवाड़ी के दंगों को उन्होंने निकट से देखा, बलराज साहनी जी ने, भीष्म साहनी ने। इसलिए आप देखें कि ये चीजें यूं नहीं है कि 3 मिनट में आपने 2 मिनट्स का नूडल्स नहीं है, या चावल की तरह भी नहीं है कि 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालकर 2 सीटी डाल दिया, प्रेशर कुकर में पक गया। लेकिन मैं ये कहकर ये रहस्य पैदा नहीं करना चाहता कि मौलिक लेखन को एक रहस्यात्मक आवरण में घिरा हुआ है और या किसी साधना और किसी गिरवे रंग के वस्त्र और धुनी रमाकर ही इसको हासिल किया जा सकता है, या इसको घर छोड़कर ही आप, जैसे यशोधरा को छोड़कर बुद्ध चले गए। सत्य, शिव और सुंदर, दूरदर्शन ने अपना जो ध्येय वाक्य बनाया, सूत्र वाक्य गढ़ा, सत्य, शिव और सुंदर। दूरदर्शन के पहले दौर में आप देखें, जब हमारे पास जब न्यूज चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, सुंदरता पर तो बहुत जोर रहा। बहुत सजकर सवर कर न्यूज पढ़ने के लिए भी जब हमारे पुरुष या स्त्री वाचिकाएं आती थी तो सज सवर कर आती थी। लेकिन उस दौर में भी सत्य और शिव गायब था। साहित्य है जो सत्य, शिव, सुंदर तीनों की त्रयी को उपस्थित कर सकता है, करता रहा है। लेकिन मीडिया से अक्सर सुंदरता कभी गायब हो जाती है, कभी सत्य गायब हो जाता है, और शिव तो अक्सर ही नदारत रहता है, क्योंकि वहां कल्याण अपना है कि कितना विज्ञापन हमें हासिल कर लेना है, कितना अधिक पूंजी में सहयोग करना है, कितनी वहां जो है वो सत्य और सुंदर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन शिव जो है वो हमारे पक्ष में हो, समाज के पक्ष में नहीं भी होगा तो काम चलेगा। फिल्मी गीतों को मैं जब देखता हूं तो कई सारी चीजें अद्भुत लगती है। लगता है कि अरे कितना कर्णप्रिय है, कितना नया है, कितना दिल को छूने वाला है। लेकिन कई बार देखता हूं कुछ लोक गीतों के साथ मुखड़ों को मिलाइए, वहां से उठाकर वहां रख दिया गया है। तो जो कर्णप्रिय है, जो आपके हृदय को छू रहा है, जरूरी नहीं है कि मौलिक लेखन होगा ही। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल के पहले गजल के मुखड़े को उठाकर वहां रख दिया गया, कहा भी नहीं गया, और ये लगभग सबने ये काम किया है। अभी पीछे राजशेखर एक जगह बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कई गीतों पर जो हमारा असर है आप साफ साफ देख सकते हैं, केवल शब्द हमने बदल दिए हैं। तो तात्पर्य यह है कि यह जो मौलिकता है, यह मौलिकता जो साहित्य की अपनी पूंजी है। हम अपने रिसर्च में आंकड़ों को हम चेक करते हैं और कई बार देखते हैं कि कहां से कहां चीजें बदलनी है हमें, फिर हम उसको सॉफ्टवेयर पे चेक करते हैं कि कितना इसमें ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट हमें लेना है। तो हम अपने रिसर्च आर्टिकल को किस तरीके से करें, आंकड़े को किस तरीके से फेर बदल कर दें, भाषा को बदल दें, और इस तरीके से हम वहां से बदलते बदलते फिर 20% 30% से अधिक ना हो, इस तरह से अपनी मौलिकता का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। तो हम अपने उस रिसर्च आर्टिकल की तरह जो है वो मौलिकता को हम वहां हासिल नहीं कर सकते। तो तात्पर्य यह है कि मैंने कहा कि मौलिकता जो है वो सिद्धांतों की चेरी नहीं है, वह सिद्धांतों की मुखापेक्षी नहीं है। मौलिक लेखन के सूत्र होते नहीं, कोई फार्मूला होता तो हम लोग उस फार्मूले पर चर्चा करते। वो कहते हैं ना कि इल्म से शायरी नहीं आती, इश्क से, जुनून से ही आप मौलिक लेखन रख सकते हैं। इसलिए लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, देखना जरूरी है, गहरे उतरकर। खेत को जोतना आएगा तभी आप बीज को बो पाएंगे, जोतना नहीं आएगा, कुदाल चलाना नहीं आएगा। कुदाल पर कविता लिखी जा सकती है, केदारनाथ सिंह ने कविता लिखी। वह कुदाल जो हमारे जीवन से अब अनुपस्थित है, वो अचानक उनके ड्राइंग रूम में उनको मिलती है और वो एक बार सोचते हैं कि इसको कहाँ छुपाएं। बड़ी अद्भुत कविता है। तो मौलिक लेखन क्या है?
क्या केवल बासी पड़े हुए शब्दों को नए सिरे से हरा भरा कर देने का कौशल है जो कई बार हमारे फिल्मों में, हमारे गीतों में हो रहा है? तात्पर्य यह है कि मौलिकता मेरी नजर में अप दीपो भव है। अपना तेल, अपनी बाती, अपना दिया, अपनी रोशनी, और फिर उस रोशनी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के उस दीप का संकल्प कि सूरज को कहता है कि ठीक है, तुम अब जा रहे हो, मैं रात भर अपनी ताकत से जलूंगा, अपने ताप से, अपने प्रकाश से रोशन करूंगा। तो उस अपने संकल्प में, अपनी उस साधना में सबको शामिल कर लेना, सबके सुख दुख को वहां उपस्थित कर देना, यह अपनी रोशनी पैदा करने का संकल्प, यह मौलिकता का एक संदर्भ है। तात्पर्य यह है कि जब हम गहरे उतरते हैं तभी जो है वो मौलिकता की ओर हमारा पहला कदम उठता है। चटकारे की संस्कृति में हम जी रहे हैं। हम जो है लगातार शब्दों का अपव्यय जिज्ञासा और जिजीविषा के साथ नहीं, चापलूसी के साथ कर रहे हैं। जब आगे कह रहे हैं कि आलोचक राष्ट्र की जरूरत है, तब गोरख पांडे की कविता याद आ रही है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, सबने बोला रात है, सुबह सुबह की बात है, यह सुबह सुबह की बात है। हाँ में हाँ मिलाकर आप मौलिकता का संधान नहीं कर सकते। आज हमारे पास शब्दकोश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कतई की भाषा और मौलिकता के बीच कोई संबंध नहीं है, या रचनात्मकता या सृजनात्मकता भाषा से कोसों दूर है। केवल भाषा के सहारे आप मौलिकता को नहीं प्राप्त कर सकते, यह मैं कह रहा हूं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये लगभग ये स्थिति, अगर आप कविता रचते हैं तो आप इस चीज को जानते हैं। अगर आप कहानी गढ़ते हैं, कहानी लिखते हैं, अगर आप शब्द सर्जक हैं तो इस बात को जानते हैं कि कई बार कई सारी चीजें अनकही रह जाती हैं, शब्द खोजते रहते हैं और वो भाव के साथ उस शब्द की संगति नहीं बिठा पाते। तो आप अपने कान के प्लग को हटाएं। विद्यार्थी गणों के लिए मैं कह रहा हूं, आप किताबों से जुड़े, प्रतीक्षा कर रही हैं लाइब्रेरी की किताबें, आप एक शब्दकोश रखें जरूर अपने पास। केवल मोबाइल से जो है आप शब्दकोश जब आप खोजते हैं, मान लीजिए आपने मौलिक का अर्थ खोजा, जब डिक्शनरी में मौलिक का अर्थ खोजते हैं तो ढेर सारे संदर्भों में शब्दों के आसपास से आप गुजरते हैं, लेकिन आपको वहां केवल एक ही शब्द का अर्थ मिल रहा है। टीवी देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बत्ती बंद करके देखिए या बत्ती जलाकर, लेकिन दिमाग की बत्ती जरूर आप ओपन कीजिए, खुला रखिए। बुद्धू बक्सा इसीलिए टीवी को कहा गया है क्योंकि वो पूरी तरह से एक तरफा माध्यम है। तीसरी बात या चौथी बात जो भी मैं कह रहा हूं, एक अपील कर रहा हूं आप सबसे कि अखबार जरूर पढ़ें, खास करके विद्यार्थीगण अखबार पढ़ें और संपादकीय पृष्ठ जरूर पढ़ें। एक संपादकीय पृष्ठ ही है जहां अभी भी विज्ञापन ने अपना कब्जा नहीं जमाया है। वहां विचारों की दुनिया है और उन विचारों से ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे वर्तमान परिवेश में भी अगर आप मौलिकता की ओर जाएंगे तो विचारों का सूत्र पकड़ कर जाएंगे, चिंतन के सहारे ही जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय। प्रश्न खुद से पूछें। प्रश्न पूछने की संस्कृति हम भूल गए हैं। हमारे देश की जितने उपनिषद हैं सब मूलतः प्रश्नोपनिषद हैं, चाहे वो ईश उपनिषद हो, ईशावास्योपनिषद हो, कठोपनिषद हो, मुंडकोपनिषद हो, जितने उपनिषद हैं, तैत्तरीयोपनिषद हो, यह सारे उपनिषद प्रश्नोपनिषद हैं। लेकिन आज प्रश्न पूछना, कक्षा में हम विद्यार्थियों से भी कहते हैं प्रश्न पूछिए तो वो पूछते ही नहीं है। सबसे अधिक समस्या तो आज ऑनलाइन कक्षाओं में हो गई है कि आप एक तरफा बोले जा रहे हैं, पूछते हैं तो कोई उधर से जवाब ही नहीं देता। राजनीतिज्ञ प्रश्न पूछने से नाराज हो जाते हैं। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मौलिकता हमसे दूर भागेगी। प्रश्न पूछें, खुद से भी पूछें, सामने वाले से भी पूछें, पूछने के लिए प्रेरित करें, प्रश्न संस्कृति को फिर से हम ले आएं। और दूसरी बड़ी बात, खास करके विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आज मीडिया ने जो पूर्वग्रह का व्यापार करना शुरू किया है और खंडित मानसिकता का जो पूरा कारोबार चल रहा है, बांटने की जो एक बड़ी कार्रवाई, अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक, मैं तो यही कह रहा हूं कि आज कोरोना से बड़ी महामारी है मित्रों,
कि हम मौलिकता से कोसों दूर हो गए हैं। हमने इतना अधिक बांट लिया है, कभी भी खंडित मानसिकता के सहारे कालजयी और मौलिक रचना नहीं हो सकती है। पूर्वग्रह से ग्रसित होंगे तो आप सार्थक रच ही नहीं सकते। कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरी सब सबका हित होई, जिसमें सबका हित समाहित हो, सुरसरी की तरह, गंगा की तरह, गोदावरी ब्रह्मपुत्र की तरह आपने पाठ को इतना चौड़ा करना पड़ेगा जिसमें सबके लिए जगह होगी। अगर आप अपने मस्तिष्क को, अपनी सीमाओं को, अपने सोच को, अपने हृदय को आप अगर संवेदित होने देना चाहते हैं तो विस्तारित करना होगा अपने को। आप अपने पाठ को चौड़ा करें, रूढ़ियों को, हदबंदियों को, जकड़बंदियों को खुद से झकझोरे तोड़ें, तभी आप मौलिकता की ओर बढ़ सकते हैं, मौलिकता का स्वागत कर सकते हैं, मौलिकता को जगह दे सकते हैं। शिक्षा का स्तर क्या है आप देख रहे हैं। गुजरात के स्कूल में पूछा जा रहा है गांधी जी ने आत्महत्या क्यों की। हंसी आती है। हम सब शिक्षक हैं, समाज निर्माण का दायित्व हमारे ऊपर है। कितनी असावधानी के साथ हम अपना इस पेशा, अगर पेशा भी है तो उस पेशे की भी न्यूनतम एक ईमानदारी होती है। मैं तो पेशा नहीं मानता, लेकिन जो जिम्मेदारी का बोध है वो कहां गायब हो गया। कैसे प्रश्न बनाए, किसी अध्यापक ने प्रश्न बनाया होगा, किसी कंप्यूटर ने तो नहीं बनाया होगा। यूपीएससी की परीक्षा में अनुवाद की गड़बड़ियां हुई क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से अनुवाद किया गया था। वो मशीनी अनुवाद है, उसमें गलतियां हो जाती हैं। हमने डाला डूटा प्रेसिडेंट, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, तो उसने डाला डूटा के राष्ट्रपति ने कहा कि उसको नहीं पता कि अध्यक्ष के लिए भी प्रेसिडेंट होता है। उसकी अपनी सीमाएं हैं मित्रों, लेकिन हमने अपनी मस्तिष्क की असीम सीमाओं को क्यों सीमित कर दिया है। कल परसों चेतन भगत का एक लेख था। साहस तो आपको उस लेख में कहते हैं कि सस्ते डेटा ने हमारे युवाओं को पूरी तरह से जकड़ लिया है। गुरु शिष्य परंपरा जीवित है तब तक प्रश्न की संस्कृति है, लेकिन वो प्रश्न की संस्कृति संकटग्रस्त है। मीडिया में भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने कोई खुला संवाददाता सम्मेलन किया ही नहीं। इन वर्षों में आप देखें, प्रश्न पूछते ही नाक बहुत सिकुड़ जाते हैं। एडोर्नो ने बड़ी अच्छी बात कही, जर्मन के बड़े दार्शनिक हुए, हमारे भीतर नैतिकता का एक न्यूनतम बोध होना चाहिए, वरना जिंदा रहने का कोई मायने नहीं है। न्यूनतम नैतिकता भी अगर नहीं होगी तो मौलिकता कोसों दूर होगी आपसे। गोडसे को देशभक्त और जिन्ना को सही बताने की जिद, और यह कहना कि गोडसे के पिस्तौल की नीलामी हो जाए तो आज पता चल जाएगा कि गोडसे अधिक लोकप्रिय हैं कि गांधी। एक तरफ गांधी की लाठी हो और दूसरी तरफ गोडसे की पिस्तौल हो, और दोनों की नीलामी हो जाए और जांच लीजिए कि कौन बड़ा है। इस मानसिकता से, इस पूर्वग्रह से, इस हिंसक विचार से समझ में नहीं आता कि सचमुच में यह देश गांधी और बुद्ध का देश रहा है, कभी महावीर का देश रहा है, कभी श्रीमंत शंकर देव का देश रहा है, कभी भक्ति काल ने यहाँ सारी सरहदों को तोड़ा है। सूफियों ने कभी यहाँ प्रेम और मोहब्बत और भाईचारे की सीख दी है। गंगा जमुनी तहजीब केवल मुहावरा बनकर न रह जाए। तो यह जो सृजनात्मकता है, यह जो मौलिकता है, यह किसी खेत में मूली की तरह नहीं उपजती मित्रों। यह तो अपने हृदय की भावभूमि की खेती करनी होती है। सरदार पूर्ण सिंह का एक निबंध है, उसकी पहली पंक्ति का ध्यान आ रहा है कि हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। यह जो हल चलाना है, यह जो खेती है, यह शब्दों की खेती, विचारों की खेती, भावों की खेती, और उनको जब पात्र हाँकने लगते हैं, जो पात्र ही फिर उन शब्दों, भावों, विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बस जो साहित्यकार के स्वभाव की जो साधुता है, वह जो उसकी निर्मलता और निर्भयता है, जो कबीर की निर्भयता है, दोनों का संबंध है, बहुत निकट का संबंध है निर्भयता का और निष्कलुषता का। निर्भय वही होगा जो निष्कलुष होगा, निष्कलुष वही होगा जो निर्भय होगा। क्योंकि जो डरेगा कौन? जिसमें खोट हो। तो तात्पर्य यह है कि हमारे विद्यार्थीगण निश्चित रूप से
यह सोचें कि हमें कुछ लिखना है। अभ्यास तो बहुत जरूरी है। आप कुछ रचते रचते एक दिन अच्छा रच लेंगे। अचानक प्रेमचंद की 300 कहानियों में से सारी कहानी ईदगाह नहीं है दोस्तों, न बूढ़ी काकी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं ही नहीं कह रहा, सबने कहा है कि लिखना जरूरी है, तो उससे अधिक जरूरी पढ़ना है। साहित्य अगर खबर है तो एजरा पाउंड कह रहे हैं कि ऐसी खबर है जो हमेशा खबर बनी रहती है, वह बासी नहीं पड़ती, वह कभी अकारक नहीं होती। मौलिक लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस पर पानी के छींटे नहीं मारना पड़ता। कलयुग में ही तुलसीदास लिख रहे थे। कलयुग इतना अधिक भयावह नहीं है कि हम अपने भीतर के कलयुग से ज्यादा त्रस्त और ग्रस्त हैं। इसलिए अपनी रचनात्मकता को मैं मानता हूं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हर व्यक्ति विशिष्ट है, हर व्यक्ति मौलिक है, हर व्यक्ति जो है वो अपने भीतर क्रिएटिविटी विद्यमान है। लेकिन जो संजाल है, जो जंजाल है जीवन का, जो हमने इंटरनेट और उसकी सुविधाओं को और दुनिया में भूमंडलीकृत उस व्यवस्था से जो जुड़ने की हमारी जो ये नया नया जो हमारा इश्क है, इसने हमें जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा। हम नहीं जानते कि हमारे भीतर कितना अधिक सोच विचार का, भाव विचार का, भावबोध हमारे जो है, हमारे भीतर की करुणा जो है, उसकी हमारे भीतर की जो संवेदना है, हमारे भीतर जो सहानुभूति है, हमारे भीतर की स्मृति और कल्पना है। लेखन का एक सरोकार याद दिलाना है। यह याद दिलाना कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया। यह याद दिलाना कि अंतःकरण का आयतन कभी संक्षिप्त नहीं होने देना है, चाहे दुनिया में कोई कलयुग आ जाए या कोई कोरोना आ जाए। संकट के भीषण से भीषण दौर में भी अगर हम अपने हृदय के आयतन को संक्षिप्त होने से बचाने में अगर सक्षम हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से मौलिकता हमारी उंगली छोड़कर कभी हमसे दूर नहीं हो जाएगी। और उंगली छूट भी जाए तो कभी भी हमारी यादों से, हमारे दिल से उसकी दूरी नहीं होगी। तो शब्द और अर्थ के बीच की जो दूरी बढ़ गई, हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छा लिखा है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। मुक्ति का, संभावनाओं का, स्वप्न और कल्पना का, विकल्प का परिसर कैसे और विस्तृत हो, कैसे और उसको बड़ा बनाया जाए, जो है उससे बेहतर चाहिए। यह जो संकल्प है मुक्तिबोध का, इस आकांक्षा के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मौलिकता हमारे करीब होगी और करीब होगी। प्रेमचंद का पंच परमेश्वर, परीक्षा जैसी कहानियां, अज्ञे की शरणदाता, यशपाल का करवा का व्रत, झूठ के ऊपर सत्य को, अन्याय के ऊपर न्याय को, इस संकल्प के जीत का, इस संकल्प के सार्थक होने का अनंत संभावनाओं का लेखन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम भूले नहीं कि साहित्य संगीत कला विहीनः ते नर पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य से, संगीत से, कला से, ये हमारी मौलिकता के सूत्र हैं। इनसे जुड़िए, मीडिया से भी जुड़िए, मनोरंजन से भी जुड़िए। लेकिन यह एक जहरीली अवधारणा बन गई है आज मनोरंजन, और मनोरंजन के नाम पर जो परोसा जा रहा है, और मनोरंजन और बाजार का जो साठगांठ है, अब रातों रात आप जीविका, आप अमीश त्रिपाठी नहीं हो सकते, आप चेतन भगत नहीं हो सकते, लेकिन आप लिखकर धीरे धीरे छोटे छोटे संदर्भों में आप छोटा प्रेमचंद, छोटा निराला, छोटा तुलसी हो सकते हैं। इसलिए लेखन, मीडिया लेखन उत्पाद हो सकता है, मौलिक लेखन उत्पाद नहीं हो सकता। हमें उस उत्पाद से हमें उसको बचाना भी है। तो मुझे लगता है कि आप इशारा कर दें, समय हो गया है, आपके कुछ प्रश्न होंगे, क्योंकि यह तो हरि अनंत हरिकथा अनंता की तरह का विषय है। लेखक लिखता है अपने लिए स्वांतः सुखाय, लेकिन भाषा का संदर्भ लेता है तो एक सामाजिक संपदा भी है लेखन, क्योंकि भाषा हमारी नहीं है, हमारे द्वारा गढ़ी हुई नहीं है, और बिना भाषा के हम लेखन कर नहीं सकते। तो इस भाषा का अपव्यय न हो, शब्दों का अपव्यय, दुरुपयोग न हो हमारी लेखनी में,
अनिवार्यतः हमारी लेखनी सामाजिक लेखनी है, वह समाज की है। तो ये केवल आदर्श नहीं है मित्र, या जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको ये ना लगे कि ये केवल एक आदर्श, ये सच्चाई है मौलिकता और लेखन की। आप इससे विलग होकर लिख तो लेंगे, 2-4 गाने आएंगी शिला के जमाने की तरह, गाई जाएंगी और फिर गुम हो जाएंगी। हो सकता है आपकी रचना पर फिल्म बन जाए, नहीं, तत्सम शब्दों का प्रयोग मौलिकता है ऐसा तो है ही नहीं। आप जब भी खांचा बनाएंगे, आप जब भी क्लासिफाइड करेंगे, एक सहज प्रवाह मौलिकता है जिसमें उर्दू के शब्द भी आएंगे। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी का शब्द एक आ जाएगा या असमिया और मराठी का एक शब्द आ जाएगा और आपकी मौलिकता फ्रेजाइल कोई ऐसी चीज है जो टूट टूट कर बिखर जाएगी या उसमें रुकावट आ जाएगी। मैंने कहा कि इस मौलिकता को अपने भीतर से ही खोजना है। यह जो मौलिकता है वो कहीं आसमान के तारे की तरह ऊपर से टिमटिमाती हुई एक बहुत मध्यम रोशनी नहीं बिखेरती। ये अपदीपो भव आपके भीतर है। आप अपने भीतर के उस दीपक को, उसके अपने विश्वास को, मैंने कहा ना कि जब आप मौलिक होंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जब आत्मविश्वास आएगा तब आप मौलिकता की ओर प्रस्थान करेंगे। दोनों का संबंध है। यूं नहीं मैंने कहा कि निराला ने कह दिया कि दिए हैं मैंने जगत को फूल पर, ये काम कोई दूसरा कैसे कह सकता है? जिसके भीतर उस सर्जना की उस पूरी ताकत है, जिसको लग रहा है कि मैं रचनाकार हूं, मैं केवल तुकबंदी नहीं करता, मैं केवल जो है वो, मैं ये कहकर कतई उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं जो मंचीय कविता कर रहे हैं। लेकिन सक्सेना जी ने कहा कि मैं ये तुकबंदी करके उसके प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा का ऐसे पंक्ति याद नहीं आ रही है, विष्ठा से मिला दूं। वो कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। तो मुझे लगता है नंदिता मैम कि मुझे अपनी बात अब यहां रोकनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का स्वागत है जी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सीधे सर से पूछ लीजिए। बीच बीच में जो प्रश्न आ रहे थे मैं लगभग उसको अपने तय लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। क्या है आपने, मैंने नोटिस किया है उसको। और किसी को कुछ पूछना है तो उसके बावजूद अगर कुछ, एक प्रश्न आ रहा है कि आज की प्रतियोगिता भरी दुनिया में मौलिक लेखन का कोई संदर्भ जुटता है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न है। दरअसल है क्या कि मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि मौलिकता जो है वो चलन की मुखापेक्षी नहीं है। हम सब क्या करते हैं, अपने हेयर स्टाइल को, अपनी मूछ को, अपने कपड़े को, जो फिल्मों में आता है हम उसको फिर से अपना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पहनावे को आप देखें वो अपने तरीके से पहनते हैं। कई लोग तो अपने दर्जी को खुद अपना स्टाइल बताते हैं कि इस तरीके से सिलो। कई लोग खुद सिलते भी हैं, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। अपना सिलना होगा अपनी कल्पना से। अब आप कहेंगे कि फिर हमें कहां से मंच मिलेगा, सफलता कैसे मिलेगी? तो मौलिकता के रास्ते पर सफलता से अधिक सार्थकता मिलती है। अगर केवल सफलता के पीछे चलेंगे तो सार्थक नहीं रच पाएंगे। निराला ने जो लिखा सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन आज निराला की लेखनी सार्थक लेखनी है। निराला के जीते जीत मुक्तिबोध के जीवित रहते उनका एक भी संकलन प्रकाशित नहीं हुआ। भगत सिंह को नहीं पता कि आज उनके नाम पर जिस कॉलेज की स्थापना उसमें पढ़ा रहा हूं सैकड़ों संस्थान है और ऐसा होगा। एक जुनून है दोस्तों, एक इश्क है। इश्क में हानि लाभ नहीं होता, हानि हो भी सकती है, लाभ भी हो सकता है, लेकिन तय है कि उस खूबसूरती को आप ही देख पाएंगे। किसी ने कहा कि लैला सुंदर नहीं है, क्यों तू लैला
के पीछे दीवाना है। मजनू ने कहा कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। तो मौलिकता है वो मजनू की आंख से ही देखी जा सकती है। वो मौलिक लेखन तभी होगा देखने के लिए। तो मैं जिस चीज को देखूं, ये नहीं कि जो चीजें नहीं देखी गई बार बार उसको देखे, 1000 बार देखे। जो देखने की चीज है आप देखिए उसको, लेकिन जो देखा, एक पर्यटक जाकर देखता है, मैं आऊं और आपके शहर को, आपके नगर को, आपके इलाके को देखकर चला जाऊं, और एक कवि वहां बैठा है वो देख रहा है, उस देखी हुई चीज को देखना, इस तरीके से देखना, वो जो आंख उसके पास है। रघु राय का कैमरा आपको दे दे तो आप रघु राय की तरफ फोटोग्राफी कर लेंगे क्या? मैं कर लूंगा। अगर वो बांसुरी मुझे मिल जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया में हो जाऊंगा। सचिन का बैट मुझे मिल जाए बल्ला तो मैं सचिन हो जाऊंगा क्या? भूपेन हजारिका मैं हो जाऊंगा उनके कलम को लेकर, जो उनके घर में कहीं संग्रहालय में कहीं होगा। तात्पर्य ये है कि वो चीजें हमें कहां ले जाएंगी जब तक वो विचार दृष्टि, वो सोच, वो संवेदना, वो करुणा केवल शब्द चयन नहीं है। एक कविता बाजार पर लिखी गई, सैकड़ों कविताएं आप बाजार पर लिख सकते हैं। भिक्षुक पर आज भी कविता लिखी जा सकती है। निराला ने जो कविता लिखी, क्या उसके पहले कहीं भिखारी नहीं आया था? जेहन में पूरे इतने 100 सालों के आप लगभग उसके पहले खड़ी बोली का साहित्य देख लें और उसके पहले हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास उठा लें, भिखारी तो आया ही। भिखारी को भीख नहीं मिल रहा, और तुलसी ने ही भिखारी का जिक्र किया है। व्यापारी बनिक को व्यापार नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है। और भिक्षुक कविता को आप सामने रख के देखें, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता। आज भी आप भिक्षुक पर कविता लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो लिख दिया गया वो आप नहीं लिख सकते। उसी इश्क पर सैकड़ों शायरी हो रही है, आज भी हो रही है, एक से एक बढ़कर हो रही है। तो कविता कोश आपके पास है। मैं तो ये कहता हूं कि आज का समय ज्यादा तकनीक ने आपको बना दिया है। हम दरअसल दिक्कत क्या है कि जहां हमें सार्थक पहुंचने के लिए बहुत से निरर्थक चीजों को झटकते हुए आगे बढ़ना है, तोड़ते हुए। क्योंकि इंटरनेट से भी बहुत अच्छी चीजें आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पहले आप नारियल के उस संदर्भ को आप देखें, उसके पहले इतनी जटाएं हैं, फिर उस कठोर आवरण है, अंदर वो फल है, फिर उसमें जल है नारियल का। चारू ने लिखा है कि माँ की आंखों से वो हट गया। अभी जैसे बच्चा सुंदर दिखाई देता, अभी उनके पास छोटा सा बच्चा है। तो ये जो आंख आपके पास है, जो दृष्टि आपके पास है, जो सोचने का आपके पास जो ताकत आपकी मिली है, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो अनंत प्रकृति से। अब देखिए, कई एक रचना है टाइटैनिक के बाद, बहुत पहले, टाइटैनिक से कुछ पहले एक रचनाकार का नाम मैं भूल रहा हूं, पश्चिम के रचनाकार थे। उन्होंने ठीक उतनी ही संख्या, उतनी ही एक विमान, एक जल पोत के डूबने की कहानी लिख दी है टकराकर, और उसमें इतने यात्री होंगे, ये सब कुछ। अब ये कैसे एक कबीर मनीषु प्रभु स्वयंभू, कैसे एक रचनाकार जान लेता है कि आगे क्या होने वाला है? तो इसलिए मैंने कहा कि अनदेखा अनसुना जरूरी नहीं हो कि वही मौलिकता है। आपने देखे ही वो को भी इस तरीके से देखा जैसा सामान्यतः देखना संभव ना हो। तो इसलिए मौलिकता मापतौल नहीं है दोस्तों। मौलिकता जो है वो केवल आदत नहीं है, यह एक संस्कार नहीं है। हाँ, एक संस्कृति के रूप में जरूर हम नकलची संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर नई चीज मौलिक नहीं होती, लेकिन ये तय है कि मौलिक चीज जो है वो नई जरूर होती है। सुंदरता की तरह हर सुंदर चीज नई होती है। प्रकृति हल पर नई है, नई हो रही है। इसलिए विज्ञापन, क्रिएटिव राइटिंग जरूर है, फिल्मी गीतें लिखी जा रही हैं लगातार, ये जो, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया के रूप में आप ब्लॉगिंग करते हैं अगर, तो आप अपनी बात को वहां रखिए। बहुत शब्दों के पास बहुत जिज्ञासु मैं विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, और अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो आज की संस्कृति है, उस संस्कृति, चटकारे की संस्कृति, मजे की संस्कृति, सब चलता है की संस्कृति, उस संस्कृति से थोड़ा अलग हटकर हम अपने बच्चे को, मैं तो आज भी मानता हूं कि मैं लिखना सीख रहा हूं। मैं आखिर में आपको अपनी एक कविता सुनाकर, जो मैंने कहाँ रख दी है, आज ही लिखी है, और सोचा था कि आप तक अपनी बात को पहुंचाऊंगा। दरअसल मैं सोच रहा था और उस समय मैं कविता लिख रहा था। कविता, मैं मेट्रो में जाता हूं तो कविता मेरे पास आती है।
यात्रा करते हुए पेन और कॉपी अपने पास रखिए। केवल मोबाइल, बच्चे क्लास में आ जाते हैं केवल मोबाइल के सहारे, और मोबाइल लेकर, हाँ जी कहाँ है, मैं कहता हूँ कम से कम अपने माता पिता के उस अरमान को भी जिंदा रखो। और वो क्या सोचते होंगे, शायद कविता मिले ना मिले, कभी बाद में सही मौका लगे तो केवल एक कॉपी आपके पास हो, एक पेन आपके पास हो कुछ, क्योंकि जो चीजें आ रही हैं वो टिकेंगी नहीं, वो निकल जाती हैं बहुत जल्दी से, इसलिए उनको दर्ज कर लें, उनको कहीं ना कहीं टाक लें, रख लें अपने पास, तभी वो चीज बचेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि संवाद करने का ये मौका मिला। मुझे मेरी कविता नहीं मिल रही है, लेकिन कुंवर नारायण की एक कविता मेरे सामने है। धन्यवाद सर। कल जो है हम लोगों की स्वरचित कविता पाठ हम लोग रख रहे हैं, अगर आप मैं देखूंगा, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा। धुन के सर प्लीज रखिए और कल हम लोगों को जरूर से सुनाइए। जरूर मैं कोशिश करूंगा। आखिरी बस सुनाएंगे तो जी, मैं समय मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद, कोई चाहे तो भी रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं, उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे। बस धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी कोई हड़बड़ी नहीं है, कल हम लोग इंतजार से जो है आराम से आपकी कविता सुनेंगे, और प्लीज आप जो है कृपया अपनी कविता कल तैयार। अनुशब्द का हार्दिक आभार कि उन्होंने नंदिता मैम से परिचय कराया, और प्राग ज्योतिष नाम बहुत सुंदर है, पुराना नाम। सचमुच में मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। सुनील जी, मैं प्राग सुनील जी, हम भी आपके शर्मा बोल रही हूँ, आपके बहुत आभारी हैं। एक अनुरोध है सुनील सर से कि अपना फोन नंबर साझा कर सकते हैं? हाँ, मैसेज बॉक्स में। अच्छा, मैं कर देता हूँ, मैं बोल भी देता हूँ, 98-107 34820। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 98-107। जी सर, 98-107 107 जी 34820। हाँ, 34 34820। जी ओके। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपने सारगर्भित भाषण से जो है हमारे बच्चों को लाभान्वित किया। आपकी प्रेरणादायक बातों से हमारे बच्चों को प्रेरणा मिली। अपने जितनी भी बातें कही है बिल्कुल सार्थक है, और अगर उसको जीवन में प्रयोग करे तो हमारे बच्चे भी कभी ना कभी निराला भले ही ना बन सके, लेकिन उससे भी कम जरूर नहीं बनेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अपने मौलिक लेखन पर बहुत बहुत सुंदर बातें कही है। मैं बच्चों से आग्रह करूंगी कि आपकी बातों को उन लोग अपने जीवन में प्रयोग करने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगर हो सके तो कल अपनी कविता हमारे साथ साझा कीजिए, हमें सुनाइए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं साथ में धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अनुशब्द सर की। सर हमारे साथ पूरे समय रहे, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजिता मैडम की, साथ में IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजीत मजूमदार सर की भी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद नंदिता, पंखी, दोनों को धन्यवाद। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुंदर तरीके से संचालित किया। साथ में भारतवर्ष और विदेश से भी जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं
आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमारे अनुष्ठान के साथ जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम को सफल किया। साथ में सभी प्रतिभागियों को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, स्वरचित कविता और जो भी कार्यक्रम कल के लिए हम लोगों ने रखे हैं, कृपया हमारे साथ सहयोग कीजिए उसी समय पर। और आप लोगों के सहयोग से ही जो है कल हमारा समापन समारोह सफल होगा। और पुनः एक बार धन्यवाद के साथ मैं इस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूंगी। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।